आज दुनिया की दो बड़ी ताकतों के गुठों पर नजर डालते हैं, ब्रिक्स और नेटो। हमारे पास कुछ स्रोत हैं जो इनकी ताकत, इनकी अर्थव्यवस्थाएं और भविष्य के असर की तुलना करते हैं। हमारा मकसद ये समझना है कि इन स्रोतों के हिसाब से इनमें जो बुनियादी फर्क है वो क्या है और दुनिया पर इनके असर का मिजाज कैसा है। आइए जरा इस मामले की तह में चलते हैं। तो शुरुआत एकदम बेसिक से करते हैं। नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, 1949 में बना था और ये तो मतलब साफ तौर पर एक फौजी गठबंधन है ना? हाँ बिल्कुल, इसमें 32 सदस्य हैं, ज्यादातर उत्तरी अमेरिका और यूरोप से। और इनका मुख्य ध्यान है सामूहिक रक्षा पर, कलेक्टिव डिफेंस। सही। और दूसरी तरफ है ब्रिक्स। ये 2006 में शुरू हुआ, फिर बाद में और देश जुड़े हैं, जैसे 2010 में दक्षिण अफ्रीका और फिर 2024 में और भी। तो अब इसमें 10 सदस्य हैं, ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका और नए वाले हैं मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, यूएई। जी, और ये एक आर्थिक सहयोग का मंच है। इनका फोकस उभरती अर्थव्यवस्थाओं पर और जो ग्लोबल गवर्नेंस है, मतलब दुनिया के तौर तरीके, उनमें सुधार लाने पर है। तो ये फर्क तो बहुत बड़ा है, एक तरफ फौज, दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था। हाँ, और ये उनके काम करने के तरीके में भी दिखता है। जैसे नेटो का अनुच्छेद 5 है, एक सदस्य पर हमला मतलब सब पर हमला। ये बहुत बड़ी सैन्य गारंटी है। जबकि ब्रिक्स देशों में ऐसी कोई आपसी रक्षा संधि नहीं है। वो आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों पर जरूर साथ आते हैं, लेकिन फौजी तौर पर वो सब स्वतंत्र रूप से ही काम करते हैं। अच्छा, तो अगर हम फौजी ताकत की ही बात करें तो यहाँ तो फिर नेटो का पलड़ा भारी लगता है। हाँ, आंकड़े तो यही दिखाते हैं। स्रोत बताते हैं कि नेटो का जो सालाना रक्षा खर्च है वो 1.3 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा है। ओ बाप रे, 1.3 ट्रिलियन। जी, और सोचिए, इसमें अकेले अमेरिका का ही हिस्सा करीब 877 बिलियन डॉलर है। बाप रे, लगभग पौने 900 बिलियन डॉलर सिर्फ अमेरिका का। हाँ, और इसका मतलब सिर्फ पैसा नहीं, उनके पास 5 लाख से ज्यादा सैनिक हैं जो रैपिड रिस्पांस के लिए तैयार हैं। 33 लाख से ज्यादा एक्टिव सैनिक हैं कुल मिलाकर। और वो 700 से ज्यादा विदेशी अड्डे। और तकनीक तो है ही, जैसे वो 29 एयरक्राफ्ट कैरियर्स। बिल्कुल, ये उनकी ग्लोबल पहुंच और तकनीकी बढ़त दिखाता है। अब ब्रिक्स को देखें तो उनका मिलाजुला रक्षा खर्च करीब 350 से 400 बिलियन डॉलर के बीच है। अच्छा, तो काफी कम है नेटो के मुकाबले। हाँ, तुलना में तो कम है। इसमें चीन सबसे आगे है, करीब 225 बिलियन, फिर भारत है करीब 75 बिलियन। लेकिन उनके पास सैनिक तो ज्यादा है शायद। हाँ, ये दिलचस्प है। कुल मिलाकर उनके पास 50 लाख से ज्यादा एक्टिव सैनिक है। खासकर चीन और भारत की जमीनी सेनाएं बहुत बड़ी हैं। और परमाणु हथियारों की बात करें तो रूस के पास दुनिया में सबसे ज्यादा हैं, करीब 6200। चीन भी अपना जखीरा बढ़ा रहा है और भारत के पास भी एक विश्वसनीय परमाणु क्षमता है। लेकिन वो नेटो वाली एकजुट कमांड और दुनिया भर में अड्डे वाली बात नहीं है। नहीं, वो नहीं है। उनमें वो एकीकृत कमांड स्ट्रक्चर या वैसा ग्लोबल बेस्ड नेटवर्क नहीं है। उनकी सैन्य ताकत ज्यादातर अपने अपने इलाकों पर केंद्रित है। तो सैन्य लिहाज से नेटो की एकजुटता और तकनीक उसे बढ़त देती है। ओके, लेकिन जैसे हम अर्थव्यवस्था की तरफ देखते हैं तो वहां कहानी पूरी तरह पलट जाती है ना? बिल्कुल, यहाँ तस्वीर एकदम बदल जाती है। स्रोत बताते हैं कि अगर हम परचेजिंग पावर पैरिटी यानी पीपीपी के हिसाब से देखें, हाँ, यानी खरीदने की असल ताकत के हिसाब से। जी, तो उस लिहाज से ब्रिक्स देशों के कुल जीडीपी वो 2024-25 के आसपास नेटो से आगे निकल गई। सच में आगे निकल गई? हाँ, ब्रिक्स की जीडीपी पीपीपी करीब 61 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गई है, जबकि नेटो की लगभग 50 से 55 ट्रिलियन डॉलर है। वाह! इसका मतलब दुनिया की कुल आर्थिक ताकत का लगभग 43-44% हिस्सा ब्रिक्स के पास है पीपीपी में। जी हाँ, करीब करीब इतना ही। और इससे भी ज्यादा जो चौंकाने वाली बात है वो है आबादी। हाँ, आबादी का फर्क तो बहुत ही ज्यादा होगा। बहुत ज्यादा। ब्रिक्स देशों में दुनिया की लगभग 55-56% आबादी रहती है, मतलब करीब 4.5 अरब लोग। 4.5 अरब। और नेटो में? नेटो देशों में यह आंकड़ा सिर्फ 12% के आसपास है, यानी करीब 9.5 करोड़ लोग। तो ये जो इतना बड़ा फर्क है आबादी का, इसका क्या असर पड़ता है? देखिए, इसका मतलब है कि ब्रिक्स के पास भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा बाजार है और काम करने वाले लोगों का एक विशाल समूह है, ह्यूमन रिसोर्स। भले ही आज नेटो देशों में प्रति व्यक्ति आय ज्यादा हो, लेकिन भविष्य में विकास की संभावना ब्रिक्स के पास ज्यादा दिखती है। सही बात है। और साथ ही ब्रिक्स देश अब अपने वैकल्पिक वित्तीय सिस्टम भी बना रहे हैं, जैसे
न्यू डेवलपमेंट बैंक है, हाँ, सुना है उसके बारे में। और वो आपसी व्यापार में डॉलर की जगह अपनी करेंसी इस्तेमाल करने पर भी जोर दे रहे हैं। तो ये एक तरह से जो मौजूदा वैश्विक वित्तीय व्यवस्था है उसको सीधी चुनौती है। तो ये सब देखते हुए मतलब ये कोई सीधी फौजी टक्कर तो नहीं है, ये होड़ किस चीज की है फिर? नहीं, सीधी फौजी टक्कर वाली बात नहीं है। ये होड़ असल में दुनिया का निजाम तय करने की है, एक तरह से कहें तो वैश्विक व्यवस्था को आकार देने की। मतलब किसका दबदबा रहेगा, किसके नियम चलेंगे? हाँ, बिल्कुल। आर्थिक प्रभाव किसका होगा, नियम कौन बनाएगा, कूटनीति में वजन किसका ज्यादा होगा। नेटो अपनी सुरक्षा गारंटी और समन्वित नीति का इस्तेमाल करता है। जैसे यूक्रेन वाले मामले में उन्होंने किया। हाँ, जैसे यूक्रेन पर उन्होंने एक स्टैंड लिया और रूस के साथ संबंधों को लेकर ब्रिक्स सदस्यों पर भी दबाव बनाने की कोशिश की। और ब्रिक्स का क्या नजरिया है इस होड़ में? ब्रिक्स खुद को ग्लोबल साउथ यानी जो विकासशील दुनिया है उसकी आवाज के तौर पर पेश कर रहा है। वो मल्टीपोलैरिटी यानी बहुध्रुवीयता की वकालत करता है। ऐसी दुनिया जहां किसी एक या दो का नहीं बल्कि कई देशों का दबदबा हो। और वो पश्चिमी देशों के बनाए जो संस्थान हैं जैसे वर्ल्ड बैंक, IMF, उन पर सवाल उठाते हैं। तो ये असल में नजरियों और प्रभाव की लड़ाई है, विचारों की लड़ाई है। और भविष्य में क्या लगता है, क्या ये गुट और बदलेंगे, नए सदस्य जुड़ सकते हैं या कोई नया गठबंधन बन सकता है? अब विस्तार तो हो ही रहा है। हमने देखा ब्रिक्स में नए सदस्य जुड़े, उससे उनका आर्थिक और राजनीतिक वजन और बढ़ा है। हाँ। दूसरी तरफ नेटो भी एशिया में अपने पार्टनर्स के साथ जैसे ऑस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण कोरिया, इनके साथ रिश्ते और गहरे कर सकता है। तो दुनिया और उलझती जा रही है एक तरह से। हाँ, ये सब एक ज्यादा मल्टीपोलर दुनिया की तरफ इशारा कर रहा है जहां शक्ति कई केंद्रों में बटी होगी और इसमें ऊर्जा, व्यापार, तकनीक, इन सब में नए समीकरण बनेंगे। और हो सकता है कि हमें नए क्षेत्रीय या किसी खास मुद्दे पर आधारित गठबंधन भी देखने को मिले जो पुराने ढर्रे को, पुरानी व्यवस्था को तोड़ेंगे। तो अगर हम इन सभी स्रोतों का निचोड़ निकालें तो बात ये निकलती है कि नेटो के पास संगठित फौजी ताकत और बेहतर तकनीक है, उसमें वो आगे है। हाँ, सैन्य मोर्चे पर वो मजबूत हैं। और ब्रिक्स जो है वो आर्थिक पैमाने पर खासकर GDP, PPP और आबादी के लिहाज से बहुत आगे निकल गया है और वो दुनिया के मौजूदा आर्थिक और राजनीतिक ढांचे को चुनौती दे रहा है। बिल्कुल सही। ये एक लगातार बदलता हुआ एक डायनामिक संतुलन है। नेटो का फोकस सामूहिक सुरक्षा पर है तो ब्रिक्स का आर्थिक सहयोग और वैश्विक नियमों में सुधार पर। और इनकी जो ये आपसी होड़ है या कहें प्रतिद्वंदिता है, वही आने वाले वक्त में दुनिया की शक्ल तय करेगी। और ये तस्वीर काफी जटिल है और लगातार बदल रही है। इन सारी बातों पर सोचते हुए एक आखिरी सवाल या कहें कि एक सोचने वाली बात मन में आ रही है कि जैसे जैसे ये दोनों गुट विकसित हो रहे हैं और शायद भविष्य में और फैलें, तो क्या तकनीक, साइबर सुरक्षा या यहाँ तक के अंतरिक्ष जैसे जो नए मैदान हैं, क्या इन क्षेत्रों में इनकी होड़ वैश्विक शक्ति को किसी नए तरीके से परिभाषित कर सकती है? मतलब शायद पारंपरिक फौजी या आर्थिक पैमानों से भी आगे जाकर? ये सोचने वाली बात है।